शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। बेशक हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ ही लौटने वाले हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमने पिछले लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा था वो यहाँ पर हमने एंड किया था कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो बोन का था उसमें हमने क्या देखा था कि बोन के सेल्स और उनकी डिटेल्स पढ़ी थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है वो चैप्टर नंबर 16 का जो टॉपिक है वो कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर है। हमने पीछे पढ़ा था कि जो बोन होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ द कॉम्पैक्ट बोन एंड नंबर 2 इज़ द स्पॉन्जी बोन। ये दो टाइप के टिश्यूज़ कह लें आप या दो पार्ट्स होते हैं जो बोन के किसी भी बोन की जो जहाँ पर भी उसकी लोकेशन होती है इससे इंडिपेंडेंट और इररेलेवेंट ये दोनों चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। कॉम्पैक्ट बोन की अगर बात की जाए तो 80% जो बॉडी का बोन का मैस होता है उसका 80% जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं वो कॉम्पैक्ट बोन में आता है। अगर इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें जो अरेंजमेंट होती है ना, इसमें जिस अरेंजमेंट की फॉर्म में जिस सिस्टम्स की फॉर्म में इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑर्गेनाइज हुआ होता है उसको ओस्टियोन या फिर हैवर्शियन सिस्टम बोलते हैं। ये दोनों इसके नेम्स हैं। अब ओस्टियोन या हैवर्शियन सिस्टम क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल ट्यूब शेप्ड यूनिट्स होते हैं। बहुत सारे पैरेलल यूनिट्स मौजूद होते हैं जिसमें एक सेंट्रल ट्यूब होती है और सराउंडिंग पे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि एक सेंट्रल ट्यूब होगी और सराउंडिंग पे बहुत सारे जैसे ट्रीज़ के ग्रोथ रिंग्स के स्ट्रक्चर होते हैं वैसे ही बिल्कुल इसकी जो सेंट्रल ट्यूब होती है उसकी सराउंडिंग पे इसके भी ग्रोथ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं या सर्कल की फॉर्म में जो सेल्स होते हैं वो अरेंज हुए होते हैं। इसको ओस्टियोन या फिर हैवर्शियन सिस्टम बोलते हैं। आपने इस कॉन्सेप्ट को ओस्टियोइड के साथ मिक्स नहीं करना। जो ओस्टियोड है बेसिकली ये क्या है, वो बोन का जो ऑर्गेनिक पोर्शन होता है उसको बोलते हैं, जबकि जो ओस्टियोन या हैवर्शियन सिस्टम है ये कॉम्पैक्ट बोन के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट क्या है, इसमें ये मैंने बात आपको क्लियर कर दिया कि जो हैवर्शियन सिस्टम होगा उसमें सेंट्रल एक ट्यूब होगी एंड देन सराउंडिंग पे ग्रोथ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के हवाले से फर्दर प्रोसीड करते हैं तो उसमें ये बताया हुआ है कि जो हैवर्शियन सिस्टम्स होते हैं ना उसकी अरेंजमेंट पैरेलल तो होती है, ठीक है, वो एक दूसरे के लिहाज से पैरेलल होते हैं जो हैवर्शियन सिस्टम होते हैं। लेकिन बोन में इनकी किस तरह से अरेंजमेंट होती है, बोन में जो अरेंजमेंट होती है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि बोन पे जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में ये अरेंज हुए होते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल इस हवाले से लें कि जो फीमर होती है यानी जो आपकी थाई बोन होती है उसमें क्या होता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मली जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं खासतौर पे तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो है वो फोर्स जो उसके ऊपर अप्लाई हो रही होती है। तो इसलिए ये भी क्या होते हैं, ये भी एक एपिफाइसिस से जो दूसरा उसका एपिफिजियल एंड होता है उसमें ये पैरेलल लेयर्स में अरेंज हुए होते हैं ताकि उसको जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही है उसको उसी डायरेक्शन में स्ट्रेंथ और सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें इसके सिस्टम को यहाँ पर इसका जो एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो इसकी सेंट्रल कैनाल होती है उसकी कंपोजिशन क्या होती है। जो सेंट्रल कैनाल होती है उसमें नर्व एंडिंग्स होती हैं, इसके अलावा लिम्फेटिक डक्ट्स होती हैं और इसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, अब जो हैवर्शियन सिस्टम होते हैं वो तो एक कॉम्पैक्ट बोन के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे होते हैं, वो आपस में किस तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जाहिर है जो उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है कॉम्पैक्ट बोन का उसको आपस में भी तो इंटरकनेक्ट करना है। उसकी जो दरमियान वाली ट्यूब्स होती हैं ना वो आपस में अटैच हुई होती है दो हैवर्शियन सिस्टम की, किसके ज़रिए, परफोरेटिंग कैनाल होती है जिसके ज़रिए वो आपस में अटैच हुई होती हैं। यहाँ पर जो इसका ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आपका जो सराउंडिंग पे है ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है जो सर्कुलर रिंग्स बनी हुई है ये आपका हैवर्शियन सिस्टम है। यहाँ पर लेबल भी किया हुआ है, ये क्या है, ये दोनों दो हैवर्शियन सिस्टम दिखाए गए हैं। अब ये इसकी सेंट्रल कैनाल है जो पूरी बताई हुई है, ये इसकी सेंट्रल कैनाल है एंड दरमियान में ये परफोरेटिंग कैनाल है जिसने क्या किया हुआ है, इन दोनों को आपस में, दो हैवर्शियन सिस्टम की जो लोकेशन है उन दोनों को आपस में इसने क्या किया हुआ, अटैच किया हुआ है। दिस इज नोन एज द परफोरेटिंग कैनाल। अगर नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो लेमिलाई का है। जो इसका बताया हुआ है कि जो हैवर्शियन सिस्टम में सेंट्रल ट्यूब के सराउंडिंग पे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को क्या बोलते हैं, ओस्टियोन में जो सिलिंड्रिकल लेयर्स होती हैं उनको लेमिलाई कहते हैं। और जो एडजेसेंट लेमिलाई होती हैं जो साथ साथ मौजूद होती हैं उनके दरमियान में स्मॉल कैविटीज़ होती हैं, उन कैविटीज़ को लेक्यूनाई बोलती हैं। मोस्टली जो वर्ड लेक्यूनाई होता है ये कैविटीज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है, तो आप इसको उससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ओस्टियो
ओस्टियोसाइट्स होते हैं यानी जो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं। कैनालिकुलाई जो होता है वो इसका चैनल होता है जिसके ज़रिए ये चैनल्स होते हैं नेटवर्क्स के फॉर्म में वो ओस्टियोसाइट्स जो होते हैं जो बोन के सेल्स होते हैं उनको वो आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली इस कनेक्शन का मकसद क्या होता है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है यानी जो सेल्स के दरमियान में मौजूद होता है, जो ओस्टियोसाइट्स के दरमियान में मौजूद होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसको बोन में फ्लो करने में हेल्प हो सके। ठीक है, इसके अलावा इसमें इंटरस्टिशियल लेमिलाए का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। जो इंटरस्टिशियल लेमिलाए है ना, वो जब मेच्योर बोन होती है तो उसमें वो रेमनेंट्स यानी कि जो बाकियात होती हैं, जो बची हुई चीज़ें होती हैं, ब्रेक डाउन हो के बची हुई चीज़ें होती हैं, उसकी फॉर्म में ये मौजूद होता है। बट इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो यही है। और इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर इसमें बताया हुआ है कि ये कैनालिकुलाई का बताया हुआ है कि इसके जो सराउंडिंग पे स्ट्रिंग्स होते हैं वो आ गए। उसके अलावा इसमें ये लेक्यूनाई का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसमें, और लेमिलाई का भी इसमें जो है वो बताया हुआ है। अब इसमें एक चीज़ रह गई है वो है सर्कमफिशियल लेमिलाई। जो बोन होती है नॉर्मली क्या होता है उसका स्ट्रक्चर राउंड होता है, तो उस राउंड में जो होल पूरी बोन के जो कॉम्पैक्ट बोन जहाँ से स्टार्ट हो रही है जैसे ये इसका बताया हुआ है, इसको ये जो है ये सर्कमफिशियल लेमिलाई हैं। जो इस पूरे जो स्ट्रक्चर को कवर कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्कमफिशियल लेमिलाई होते हैं। एंड देन उसके बाद जो सेल्स के दरमियान में मौजूद होते हैं वो इंटरस्टिशियल लेमिलाई आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसमें यानी आपने कुछ चीज़ें जो फिंगर टिप्स पे आपने याद रखनी है कॉम्पैक्ट बोन के स्ट्रक्चर में। सबसे पहले जो इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या आ जाता है, ओस्टियोन आ जाता है या हैवर्शियन सिस्टम आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने उसमें देखना है कि परफोरेटिंग कैनाल्स क्या होती हैं, सेंट्रल कैनाल क्या होती है, लेक्यूनाई क्या होती हैं, लेमिलाई क्या होते हैं और कैनालिकुलाई क्या होते हैं। ये इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने क्लियर करने हैं एंड देन जो आपका ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है कॉम्पैक्ट बोन के बाद जो हमने पढ़ना है वो स्पॉन्जी बोन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। 80% जो बोन मैस होता है वो किस चीज़ पर कॉन्सिस्ट करता होता है, स्केलेटन में जो बोन मैस होता है उसमें 80% कॉम्पैक्ट बोन होती है। तो जाहिर है बाकी जो 20% रह जाएगा, जो रिमेनिंग 20% है उसमें क्या चीज़ आ जाती है, स्पॉन्जी बोन आ जाती है। अगर हम स्पॉन्जी बोन के स्ट्रक्चर को एक नेकेड आई से देखते हैं, उससे के हवाले से हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर एक हनी कॉम्ब लाइक अपीयरेंस होती है उसकी। हनी कॉम्ब की तरह का इसका स्ट्रक्चर मौजूद होता है। जैसे हनी कॉम्ब में स्मॉल लेक्यूनाई यानी कि छोटी छोटी कैविटीज़ से बनी हुई होती हैं, सुराख से होते हैं, होल्स बने होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है। अब इस तरह की अरेंजमेंट का मकसद क्या है, स्पॉन्जी बोन की इस तरह की अरेंजमेंट क्यों होती है, क्यों उसकी कॉम्पैक्ट बोन की तरह की डेंस और स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस नहीं होती, वैसी अरेंजमेंट नहीं होती। उसकी वजह ये है, पहली बात तो ये है कि इसमें जो कैविटीज़ होती हैं वहाँ पर रेड बोन मैरो मौजूद होता है जहाँ पर हीमोपोइसिस यानी कि ब्लड सेल की प्रोडक्शंस होती हैं। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट इसका बेनिफिट होता है वो ये होता है कि ये स्केलेटन को लाइटर करने में हेल्प करती है, क्योंकि इसमें कैविटीज़ होती हैं तो इसका जो वेट होता है वो कॉम्पैक्ट बोन की निस्बत कम होता है। इसी वजह से ये स्केलेटन के वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब हम इसके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की अगर बात करते हैं तो इसकी करैक्टरिस्टिक है ना मेन स्पॉन्जी बोन की, बाकी सेम एज दैट होगा जैसे कि कॉम्पैक्ट बोन का है, बस इसमें एक चीज़ जो है वो इसकी करैक्टरिस्टिक है, दैट इज़ द ट्रैबिक्युलर अपीयरेंस। इसमें क्या होते हैं, ट्रैबिक्युलाई यानी कि स्मॉल बीन्स की फॉर्म में इसकी अरेंजमेंट होती है। अब इसका आगे ये भी बताया हुआ है कि इसकी ट्रैबिक्युलाई की तरह की अरेंजमेंट क्यों होती है। उसका मकसद ये होता है कि इसमें जो इवन के सिंगल सेल हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उन्होंने जो बोन मैरो होता है वहाँ पर प्रोडक्शन भी करवानी होती है, और ख़ास तौर पे जहाँ पे भी सेल्स होते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि उसको नर्व और ब्लड सप्लाई जो होती है वो एक एक सेल को प्रॉपर सप्लाई दी जा सके। इसलिए इसके छोटे छोटे चैनल्स बने होते हैं स्मॉल बीम्स की फॉर्म के, इसकी अरेंजमेंट होती है ताकि इसको जो है वो नर्व और ब्लड सप्लाई अच्छे से प्रोवाइड की जा सके, इसलिए इसकी ट्रैबिक्युलर अपीयरेंस होती है। बाकी इसमें भी वैसे ही जो है वो ओस्टियोन्स या हैवर्शियन सिस्टम की अरेंजमेंट होती है, वैसे ही स्मॉल कैविटीज़ मौजूद होती हैं जिनको लेक्यूनाई कहते हैं, और आपस में जो सेल्स होते हैं ओस्टियोसाइट्स होते हैं उनकी कम्युनिकेशन जो होती है वो कैनालिकुलाई के जरिए हो रही होती है। तो अब इसमें ये बता दिए कि इसकी करैक्टरिस्टिक क्या होगी, जो इसकी ट्रैबिक्युलर अपीयरेंस होती है वो इसकी करैक्टरिस्टिक होती है, और उसका मकसद क्या होता है कि जो इवन के सिंगल ओस्टियोसाइट है उसको भी ब्लड और नर्व सप्लाई जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड की जा सके, तो ये इसका मकसद होता है। अब यहाँ पर हमने कॉम्पैक्ट बोन और जो स्पॉन्जी बोन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है उसको कवर कर लिया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो हमने रीड करना है वो क्या, डेवलपमेंट ऑफ बोन टिश्यू, यानी कि बोन टिश्यू की डेवलपमेंट और उसमें जो भी प्रोसीजर होता है उसका वो किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा होता है। जो बोन टिश्यू की डेवलपमेंट होती है या इसकी फॉर्मेशन होती है, इस प्रोसेस को ओस्टियोजेनेसिस या फिर ओसिफिकेशन बोलते हैं, और ये स्टार्ट कब होती है, ये तकरीबन जो है वो 8th वीक जो गेस्टेशन का होता है वहाँ से स्टार्ट होती है, और ये 21st ईयर ऑफ लाइफ जो होता है वहाँ तक ये चलती रहती है जो बोन्स की डेवलपमेंट होती है। इसमें क्या होता है, लॉन्ग बोन हो, शॉर्ट हो, चाहे इरेगुलर हो, जो भी हो,
उसमें सबसे पहले क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में वो कार्टिलेजिनस रॉड्स की फॉर्म में, कार्टिलेजिनस मॉडल्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं। इनको हम कार्टिलेज मॉडल्स बोलते हैं। बाद में उसकी ओसिफिकेशन होती है और वो बोन में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओसिफिकेशन के प्रोसेस में होता क्या है कि ओस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ना, सबसे पहले वो ओस्टियोइड बनाते हैं, यानी जो बोन का ऑर्गेनिक पोर्शन होता है उसको वो बनाते हैं। देन उसमें क्या होता है, उसके बाद उसकी ओसिफिकेशन होती है। ओसिफिकेशन के प्रोसेस में यानी जब ओस्टियोइड की डेवलपमेंट होती है उसके बाद उसमें जो मिनरल्स होते हैं, जो कैल्शियम होता है, जो फॉस्फेट वगैरह होती हैं, वो क्या होगी, उसमें वो डिपॉजिट होती है। जो कैल्शियम के साल्ट्स होते हैं या फिर जो फॉस्फेट के साल्ट्स होते हैं, इस प्रोसेस को कैल्सिफिकेशन भी बोलते हैं, वो उसमें जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं। देन क्या होता है कि जो वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है वो एक मैच्योर बोन की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे वो कहते हैं कि बोन ग्रो करती है, ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, वो उसके जो बोन का मैट्रिक्स होता है उसमें वो डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं। एंड देन वो मैच्योर होकर, जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं वो मैच्योर होकर क्या करते हैं, ओस्टियोसाइट यानी जो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है। यह बात आपको पहले बता दी गई है कि जो डेवलपमेंट होती है बोन्स की वो कब स्टार्ट होती है, वो जो 8th वीक होता है गेस्टेशन का, वहाँ से स्टार्ट होती है और तकरीबन 21st ईयर जो होता है लाइफ का, जो पहले 21 साल होते हैं उसमें तकरीबन बोन की जो डेवलपमेंट होती है, मोस्टली जो लेंथ का इंक्रीज होता है वो इसमें आता है लॉन्ग बोन्स का, तो वो होता रहता है। ठीक है, अब इसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है, अगर हम लॉन्ग बोन्स की बात करते हैं तो इसमें वो कहते हैं स्मॉल सेंटर्स होते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स के, जो नेस्ट की फॉर्म में एक्युमुलेट हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन बोलते हैं। ये स्टार्टिंग की बात करें कि ये सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होते हैं, वहाँ पर क्या होती है, वहाँ से ओसिफिकेशन का प्रोसेस जो होता है, यानी जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में कार्टिलेजिनस फॉर्म में, कार्टिलेजिनस जो मॉडल्स होती हैं उसकी फॉर्म में जो मौजूद होती हैं बोन्स, वो बाद में उसकी ओसिफिकेशन होती है, उसकी कैल्सिफिकेशन होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है जो मेच्योर बोन स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें। बाद में उसमें क्या होगा कि उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है, यानी जो बोन होती है ये इसके हाईली वास्कुलर टिश्यू होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, उसकी ब्लड सप्लाई जो होती है वो भी डेवलप हो जाती है। और इसके बाद उसकी जब स्टार्ट पे जो प्राइमरी डेवलपमेंट होती है, जो प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन होते हैं वो तब डेवलप होते हैं जब एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ लाइफ होती है। एंड सेकेंडरी जो होते हैं वो तब डेवलप होते हैं जब आपकी लेटर लाइफ में जो है वो ग्रोथ हो रही होती है, यानी जब बोन्स की जो लेंथ होती है मोस्टली वो इंक्रीज हो रही होती है। तो उन डेज में क्या होता है, जब वो जो सेंटर बनते हैं उसके, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया वो ये है कि जब तक जो कार्टिलेज की प्रोडक्शन होती है ना, यानी जिस रेट पर कार्टिलेज प्रोड्यूस हो रहा है उसी रेट पे ही ओसिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो बोन की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ होती रहती है। लेकिन प्यूबर्टी पर जाकर क्या होता है कि जो आप प्यूबर्टी पर क्या होता है, प्यूबर्टी पर यही होता है ना, मेल हो या फीमेल हो, जो उसके सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उनके इन्फ्लुएंस में क्या चेंज आता है स्केलेटल सिस्टम पर या आपकी बोन की डेवलपमेंट पर क्या चेंज आता है, वो इस तरह से होता है कि वहाँ पर जो आप एपिफिजियल प्लेट की ग्रोथ होती है वहाँ से कार्टिलेज की प्रोडक्शन हो रही होती है, तो कार्टिलेज की प्रोडक्शन कम हो जाती है, लेकिन ओसिफिकेशन का जो रेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जब ओसिफिकेशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा और कार्टिलेज की प्रोडक्शन कम होगी तो ऐसा आहिस्ता आहिस्ता जो एपिफिजियल लाइन होती है या जो एपिफिजियल प्लेट होती है जो कार्टिलेज की प्रोडक्शन करवा रही होती है वहाँ पर भी ओसिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही एक दफ़ा सारी जो एपिफिजियल प्लेट होती है उसकी ओसिफिकेशन हो जाती है, देन दोबारा से कार्टिलेज की प्रोडक्शन नहीं होगी। और ये कब होता है, ये प्यूबर्टी पर जाकर होता है। इसी वजह से जो हाइट का इंक्रीज़ होना है या आपकी जो बोन की लेंथ इंक्रीज़ होती है वो प्यूबर्टी पर जाकर क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। इसके अलावा प्यूबर्टी से पहले भी ये प्रोसेस हो सकता होता है, लेकिन ये तब एबनॉर्मल होगा। वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर कोई भी ऐसा डैमेज होता है, कोई भी ऐसा स्ट्रेस होता है या कोई बोन फ्रैक्चर हुआ है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बोन की एपिफिजियल लाइन होती है, जो एपिफिजियल प्लेट होती है वो ही क्या हुई है, डैमेज हो गई है और वो रिपेयर भी उसका पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा फिर कि दोबारा से वहाँ से कार्टिलेज की प्रोडक्शन नहीं होगी। तो वो मोस्टली जो लोग होते हैं उनमें एबनॉर्मेलिटी होगी ये कि उनकी जो बोन्स होगी वो लेंथ वाइज ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होंगी और उनका जो मतलब के स्ट्रक्चर होता है या उनकी जो हाइट होती है वो क्या रह जाती है, शॉर्ट रह जाती है। तो ये इसी वजह से होता है। एपिफिजियल लाइन का मेन रोल होता है इसके जो बोन होती है उसको लेंथ वाइज इंक्रीज़ करने में, तो ये उसकी एबनॉर्मेलिटी होगी और इस वजह से बोन जो है वो फर्दर उसमें लेंथ में इंक्रीज़ नहीं हो सकती। नेक्स्ट इसमें हमें बताया हुआ है कि जो बोन की ग्रोथ होती है उसके ऊपर हार्मोन्स जो होते हैं वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करे होते हैं या हार्मोन्स का क्या इफेक्ट होता है। सबसे जो मेन हार्मोन्स होते हैं जिसका बोन की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट होता है वो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन जो होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है, ये बोन की जो लेंथ है उसको मेनटेन करने में, इसके अलावा बोन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसको मेनटेन करने में जो हमारे पास होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर तो ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं ये ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं अपने नॉर्मल अमाउंट से, ये कम रिलीज़ हो रहे हैं तो उसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज़
रिलीज़ होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं इसमें हमारे पास T3 आता है, T4 होता है जिसको नॉर्मली थायरॉक्सिन भी बोलते हैं या फिर ट्राईआइडोथायरोन होते हैं। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है बोन की डेवलपमेंट और ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा जो प्यूबर्टी पर रिलीज़ होते हैं जो हमारे पास सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है या ईस्ट्रोजन होती हैं, इसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और सबसे जो मेन चीज़ होती है इन सेक्स हार्मोन्स की वो क्या होती है कि ये बोन की जो लेंथ वाइज इंक्रीज हो रही होती है उसको ये क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। प्यूबर्टी पर जाकर जो हाइट का इंक्रीज होना जो है वो खत्म हो जाता है। इसको पीछे भी बताया गया था जो लॉन्ग बोन्स की डेवलपमेंट में है वो क्या आता है, इसी में ही आता है, वो इन सेक्स हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यू है वो ये है कि ईस्ट्रोजन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल्स की जो वाइडर पेल्विस होती है ना, जिसकी डेवलपमेंट जो होती है वो बाद में होती है प्यूबर्टी के बाद, वो किसकी वजह से होती है, वो ईस्ट्रोजन की वजह से होती है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो इसमें कैल्सिटोनिन है और पैराथायरॉयड हार्मोन होते हैं, ये ब्लड और बोन के दरमियान में जो कैल्शियम का लेवल होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये सारे हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस है कि डिफरेंट हार्मोन जो होते हैं उसका बोन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ क्या लिंक है, इस सारे टॉपिक में वो बताया हुआ है। नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है कि हार्मोन्स के बाद जो एक्सरसाइज होती है उसका बोन की हेल्थ एंड डेवलपमेंट पर क्या जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। जो एक्सरसाइज होती है ज़ाहिर है ये बात हमें पता है कि ये बोन की हेल्थ को मेंटेन करने में, उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प आउट करती है। स्केलेटल सिस्टम की डेवलपमेंट जो होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। लेकिन इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है वो ये है कि बोन जो होती है जब प्यूबर्टी के बाद ओसिफिकेशन हो जाती है एपिफिजियल लाइन की, तो उसके बाद बोन जो होती है वो लेंथ वाइज इंक्रीज़ नहीं होती, बट बोन की डेवलपमेंट यानी कि जो उसकी विड्थ होती है वो इंक्रीज़ होती रहती होती है। ख़ासतौर पे जो वेट बेयरिंग बोन्स होती हैं उसमें क्या होता है कि उसके बाद न्यू ओस्टियोन्स जो होते हैं वो उसमें एक्युमुलेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से बोन्स जो होती हैं उसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ होने के बजाय क्या होता है कि उसकी जो विड्थ होती है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो क्या है कि डाइट का बोन की हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है। तो जो बोन होती है ना, बोन के जो हेल्दी बोन टिश्यूज़ होते हैं उसको क्या ज़रूरत होती है, उसको एडिक्वेट कैल्शियम की, विटामिन ए की, सी, डी जो है इन सब की ज़रूरत होती है। उसकी मिनरलाइजेशन प्रॉपर रखने के लिए ज़रूरत होती है। जो कैल्शियम होते हैं इसके अलावा इसके साथ कुछ दूसरे मिनरल्स होते हैं जैसे कि फॉस्फेट है, आयरन है, मैग्नीज है, ये सारे क्या करते हैं, ये मिनरलाइजेशन करवाते हैं जो बोन का मैट्रिक्स होती है उसकी। इसके अलावा इसमें एमसीक्यूज़ हैं ये वाले, आपने याद रखने हैं कि विटामिन ए किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, ये ओस्टियोब्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। जो विटामिन सी होता है ये कोलेजन के सेंसेस में होता है, और डी जो होता है ये कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह की एब्जॉर्प्शन करवाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। और कैल्शियम और फॉस्फेट जो होते हैं ये आपको ऊपर भी बताया गया है कि ये बोन की जो मिनरलाइजेशन होती है यानी उसका मैट्रिक्स जो होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प आउट कर। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो बोन रिमॉडलिंग का टॉपिक है। जाहिर है हमें पता है कि बोन जो होती है अगर इसके ऊपर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस होता है या किसी भी प्रोसेस के डैमेज की वजह से क्या होता है, मतलब बोन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, बोन की जो रिकवरी या रिमॉडलिंग का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। अब जो रिकवरी या रिमॉडलिंग का प्रोसेस होता है ये आपकी एज पर भी डिपेंड करता है, मतलब इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो इसके ऊपर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करे होते हैं, और ये एज पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे एज जो होती है वो इंक्रीज़ होती है तो बोन रिमॉडलिंग का प्रोसेस जो होता है, जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे क्या होगा कि आपका जो बोन रिमॉडलिंग का प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। इसके अलावा बोन की जो टाइप होती है, उसकी जो लोकेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग भी जो बोन की रिमॉडलिंग या रिपेयर का प्रोसेस होता है वो वेरी करता है। और इसमें जो एमसीक्यू है वो ये है कि 10% जो बोन होती है वो हर ईयर में रिप्लेस होती है। अप्रोक्सीमेटली इतना जो है वो हो रहा होता है, रिप्लेसमेंट जो होती है बोन की रिमॉडलिंग के प्रोसेस में इतनी हो रही होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे पास बोन फ्रैक्चर है। इसमें हमने जो फ्रैक्चर की मेन 3 टाइप्स बताई हुई हैं वो देखनी है। सबसे पहले क्या है, सिंपल या क्लोज्ड फ्रैक्चर क्या होता है, जिसमें जो बोन यानी जो बोन जिसमें फ्रैक्चर अपीयर होता है उसके एंड्स जो होते हैं वो प्रोट्रूड नहीं करते स्किन से। इस बात का क्या मतलब है, यानी अगर आप उस बोन को ऊपर से स्किन से पल्पेट करे होते हैं तो वहाँ से आपको फील नहीं होगा क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल अपीयर हो रही होगी, वहाँ से फील नहीं होता कि जो बोन है उसमें कोई ब्रेक अपीयर हो गया। लेकिन जो कंपाउंड फ्रैक्चर, इसलिए इसको क्लोज फ्रैक्चर भी कहते हैं। जो कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर होता है उसमें क्या होता है, ये इन दोनों का डिफरेंस मेन यही है कि उसमें स्किन से प्रोट्रूजन हो रही होती है, यानी अगर आप ऊपर से पल्पेट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ब्रेक है, ये यहाँ पर कुछ जो है वो प्रॉब्लम अपीयर हो रही है, ठीक है। जो पैथोलॉजिक फ्रैक्चर होता है वो क्या होता है, अगर किसी पैथोलॉजी जो वर्ड होता है वो डिजीज़ के लिए, एबनॉर्मेलिटी के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी डिजीज़ की वजह से बोन जो है वो वीक होगी एंड देन उसमें फ्रैक्चर अपीयर हुआ है तो उसको पैथोलॉजिक फ्रैक्चर बोलते हैं। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि बोन्स जो होती हैं उनकी डिमिनरलाइजेशन की वजह से वो वीक हो जाती हैं एंड देन उसमें अगर जो है वो अपीयर होता है फ्रैक्चर तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं कि ये क्या है, पैथोलॉजिक फ्रैक्चर है।
नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप्स आती हैं जो आपने डायग्राम से देखनी है, इसकी फ्रैक्चर की डिफरेंट टाइप्स जो बताई हुई हैं, मेन वही 3 ही हैं, सिंपल, कंपाउंड या पैथोलॉजिक बनती है। बट ये जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है इसका क्या होता है, वो कहते हैं एक साइड जो होती है बोन की वो बिल्कुल इंटैक्ट होगी, यानी जैसे है वैसे ही रहेगी, लेकिन जो दूसरी साइड होती है उसमें क्या होता है, अपीयर होता है, कोई ब्रेक वगैरह अपीयर हो जाएगा। उस फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। जैसे ये सामने आपको डायग्राम में दिखाया गया है, दिस इज़ द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है। इसकी जो नीचे वाली साइड है, जो नीचे वाली बोन है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, ऊपर वाली में जो है वो ब्रेक अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर मोस्टली जो है ये लॉन्ग बोन्स में अपीयर होता है, और ये बिल्कुल जो उसका एक्सिस होगा लॉन्ग बोन्स का उसके परपेंडिकुलर एंड स्ट्रेट होता है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑब्लीक फ्रैक्चर है। ऑब्लीक फ्रैक्चर में क्या होता है कि डायगोनल फॉर्म में या ऑब्लीक फॉर्म जो होती है मोस्टली ये किसी एंगल पे अपीयर होगा, और मोस्टली ये डायगोनल फॉर्म में होता है। जैसे ये बोन क्या है, ये लॉन्ग स्ट्रेट बोन है और उसमें ये डायगोनल फॉर्म में अपीयर हुआ है आपके पास ऑब्लीक फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्या है, कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर क्या होता है, यानी इसको आप कॉम्प्लेक्स से याद रख सकते हैं। वो इस तरह से होता है कि जिस साइड पे फ्रैक्चर अपीयर हुआ है वो 2 या मोर देन 2 या 3 पार्ट्स में जो है वो किसी भी सीवियर ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से वो उस 2 से 3 पार्ट्स में जो है वहाँ पर ये चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, स्पाइरल फ्रैक्चर होता है। जो स्पाइरल फ्रैक्चर होता है, एस स्पाइरल एंड एस शेप, ये फ्रैक्चर जो है ये बोन के सरफेस के ऊपर अपीयर होता है, और मोस्टली ये बोन की जो ट्विस्टिंग यानी जो मड़ोड़ने वाली फोर्स होती है उसको जब टर्न आउट किया जाता है तो उसकी वजह से क्या होती है, उस फोर्स की वजह से जो स्पाइरल फ्रैक्चर होता है ये बोन। तो ये जो बोन फ्रैक्चर वाला टॉपिक है और इसकी जो टाइप्स है ना, इसमें बस आपने यही जो मेन 3 टाइप्स हैं वो आपने करनी है, और नीचे जो डायग्राम में बताई हुई हैं जो फ्रैक्चर और उनके ऊपर डायग्राम्स बताई हुई हैं, यहाँ से आपने जो है वो इनको शेप के अकॉर्डिंग आपने इनको जो है वो याद। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक बताया है फ्रैक्चर की टाइप्स पढ़ने के बाद वो है हीलिंग प्रोसेस, फ्रैक्चर का क्या होता है वो हमने देखना है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्या टॉपिक आ जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हीलिंग के प्रोसेस यानी जो फ्रैक्चर के हीलिंग का प्रोसेस होता है उसको डिले करते हैं। इसको जस्ट आपने इसको 1 टाइम रीड करना है इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसमें क्या चीज़ बताई हुई है। इसको हम डायग्राम से देखते हैं, सब इसकी समरी जो है वो पूरे टॉपिक की क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले क्या होता है कि जहाँ पर भी कोई भी जो है वो प्रॉब्लम कॉज होती है, जैसे कि आपके पास कोई इंजरी हो जाती है, वेन की इंजरी होती है या बोन की इंजरी होती है, तो सबसे पहले वहाँ पर क्या होती है, हीमाटोमा फॉर्मेशन होती है। हीमाटोमा फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, यानी सबसे पहले वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स टॉर्न आउट हुई होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड कोएगुलेट होना स्टार्ट होता है, क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हीमाटोमा फॉर्मेशन कहते हैं। अगर हम बोन की ब्रेक की बात करें तो इसमें भी सबसे पहले क्या होगा, बोन इंजरी में भी सबसे पहले हीमाटोमा फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्या होता है कि केलस फॉर्मेशन होती है। केलस फॉर्मेशन का मतलब ये है कि वहाँ पर जो फिब्रिन होती है ना उसका हाईली एक्सटेंसिव नेटवर्क बनना स्टार्ट होता है, उसका मैशअप बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये केलस फॉर्मेशन में ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। और जो डर्ट और डस्ट और डेब्रिस वगैरह होंगी, जो भी वहाँ पे फालतू चीज़ें मौजूद होंगी वो किस चीज़ से रिमूव हो जाएंगी, फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो उसको रिमूव कर देंगे। थर्ड स्टेप में है बोनी केलस फॉर्मेशन। बोनी केलस में क्या होता है कि उसके बाद जो फिब्रिन क्या वहाँ पर नेटवर्क बना था उसमें क्या होगा कि ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट डिफरेंट जो बोन सेल्स होते हैं वो इम्बेडेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बोनी केलस की फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि उसमें रिकैनलाइजेशन और रिमोडलिंग के प्रोसेस में जो मिनरल्स वगैरह होती है उसकी रिपोजिशन हो जाती है। जस्ट आपने इसको डायग्राम से जो है वो एक दफ़ा रीड कर लेना है तो आपका जो है वो इसके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बोन का जो हीलिंग का प्रोसेस होता है, जो फ्रैक्चर का हीलिंग का प्रोसेस होता है उसको वो क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं या डिले करते हैं। उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, सबसे पहले है कि अगर कोई टिश्यू के फ्रैगमेंट्स रह जाते हैं ना बोन के एंड्स के दरमियान में और वो फैगोसाइटोसिस से भी क्लियर नहीं हुए हैं तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर इन्फ्लामेशन वगैरह होगी और वो बोन का जो रिपेयर का प्रोसेस होता है उसको वो इंटरफेयर करेगा, उसको वो डिले करेगा। इसके अलावा प्रॉपर ब्लड सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है फ्रैक्चर को हील करने के लिए। अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो भी फ्रैक्चर हील नहीं करेगा। इसलिए के अलावा ये है कि प्रॉपर जो बोन्स होती हैं उसको प्रॉपर्ली अलाइन करना ज़रूरी है। जैसे वो नेचुरली अलाइन हुई हुई थी उस तरह से ही उनकी अलाइनमेंट होना, उनका स्ट्रक्चर वैसे मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर तो वो बोन्स जो होती है वो प्रॉपर्ली अलाइन नहीं की जाती तो एक तो हीलिंग का प्रोसेस भी उससे डिले होता है, दूसरा ये है कि एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी, जो वो स्ट्रक्चर होगा उसकी नेचुरल लुक जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आ जाता है कि इसमें अगर तो बोन्स जो होती हैं बोन की रिपेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोन की इमोबिलिटी होती है, यानी उसको इमोबाइल करना ज़रूरी होता है ताकि उसके ऊपर वेट कम से कम डाला जाए, वो ज़्यादा उसमें जो है वो मूवमेंट्स ना हो ताकि उसका रिपेयर का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो सके। लेकिन अगर मोबिलिटी उसको कॉन्टीन्यूसली बोन के ऊपर जो है वो प्रेशर डाला जा रहा है या उसको मूवमेंट दी जा रही है तो उसकी वजह से भी जो है वो हीलिंग का प्रोसेस डिले हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या चीज़ आती है, मिसलिनियस का मतलब है कि इसमें जो रैंडम चीज़ें होती है उसमें क्या चीज़ आती है, पुअर न्यूट्रिशन होती है, कोई दूसरी इलनेस हो सकती है, सिस्टेमिक
इलनेस आ जाती है, या इसके अलावा जो एडवांसिंग एज होता है उसकी वजह से हीलिंग का प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है। ये इसके फैक्टर्स हैं जो इसको डिले करते हैं। नेक्स्ट इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। कॉम्प्लिकेशंस में क्या है कि इसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फैट एम्बोलिज्म का क्या मतलब होता है, यानी कि जो मेडुलरी पोर्शन होता है उसमें जो फैट डिपॉजिट हुई होती है, बोन मैरो के जो मेडुलरी पोर्शन में फैट डिपॉजिट हुई होगी, तो जब वहाँ पर फ्रैक्चर होगा, यानी बोन में फ्रैक्चर होगा, तो वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी डाउन होती हैं। अब उसके ज़रिए जो ब्लड वेसल्स वहाँ पर टूट फूट गई थी, उसके ज़रिए जब वो मूव कर जाता है, जो फैट होता है वो अगर ब्लड में चली जाती है कोई स्मॉल ड्रॉपलेट, तो उसकी वजह से वो ब्लड कोएगुलेशन वहाँ पर कॉज करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं कि ये फैट एम्बोलिज्म है। तो ये क्या है, ये इसकी एबनॉर्मल। जो नेक्स्ट आपके पास आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट है वो बोनी मार्किंग्स हैं। बोन मार्किंग्स हैं या बोन लैंडमार्क्स जो होते हैं, बेसिकली ये वो एरियाज़ होते हैं। इसका सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, और वो ये है कि बोन लैंडमार्क्स जो होते हैं ये ऐसे एरियाज़ होते हैं किसी भी बोन के जहाँ पर मतलब कि स्किन के नीचे जो डायरेक्टली बोन होती है उसको आप पलपेट कर सकते होते हैं, अपनी फिंगर से पलपेट कर सकते हैं उसको कि यहाँ पर ये बोन लोकेटेड है। तो वो क्या होते हैं, वो उस बोन के लैंडमार्क्स होते हैं। ये आपने जो है इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक है। तो अब हम इस लेक्चर में हमने अगर हम स्टार्टिंग से एक इसका कोई रिव्यू ले, तो हमने स्टार्टिंग से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ा था इसका, कि बोन जो होती है कॉम्पैक्ट बोन होती है, स्पॉन्जी बोन होती है, उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि बोन्स की डेवलपमेंट जो होती है उसका प्रोसेस क्या होता है, लॉन्ग बोन्स की डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है। फिर जो आपकी एक्सरसाइज होती है, जो डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, जो डाइट होती है उसका, उसके ऊपर बोन की डेवलपमेंट के ऊपर, उसकी ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। फिर बोन रिमोडलिंग के प्रोसेस में डिफरेंट फ्रैक्चर्स की टाइप बताई हैं कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से फ्रैक्चर्स की टाइप्स होती हैं, उनकी शेप किस तरह की होती है, कैसे वो नज़र आते हैं, यानी देखने में वो किस तरह की होती हैं जो फ्रैक्चर्स होती हैं, और उनका क्या लिंक है बोन के रिमोडलिंग के प्रोसेस के साथ। उसके बाद इसमें बताया हुआ है कि बोन की जो रिपेयर का प्रोसेस होता है उसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको डिले करते हैं, और अगर वो डिले हुई है तो उससे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। और नेक्स्ट जो लास्ट आपने इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो बोनी लैंडमार्क्स का है।